नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको ऑनलाइन एकेडमी में। आज हम बात करते हैं ग्रहों के गति संबंधी नियम के। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का तीसरा पार्ट है। अरस्तु ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, वह सूर्य उसकी परिक्रमा करता है। 1530 में कोपरनिकस आए, जो कि पोलैंड के निवासी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक डी रेवोल्यूशनबस में बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी न होकर के सूर्य है एवं पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड चलाने के लिए गुरुत्वीय केंद्र यानी कि ब्लैक होल कार्य करता है। ब्रह्मांड चलाने के लिए गुरुत्वीय केंद्र की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं ब्लैक होल। तारे आकाशगंगा की परिक्रमा करते हैं। तारे आकाशगंगा की परिक्रमा करते हैं, जिनके लिए गुरुत्वीय केंद्र ब्लैक होल है। ग्रह की परिक्रमा उपग्रह करते हैं। तारों के लिए गुरुत्वीय केंद्र ब्लैक होल, इसको जो है कर्षण व्यूवर भी बोला जाता है। कर्षण व्यूवर। ग्रहों के लिए गुरुत्वीय केंद्र का कार्य सूर्य करता है और उपग्रह के लिए गुरुत्वीय केंद्र का कार्य ग्रह करते हैं। 1571 में केपलर आए। उन्होंने ग्रहों से संबंधित 3 नियम दिए। पहला नियम कक्षाओं का नियम। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं। दूसरा नियम क्षेत्रफलों का नियम। जब ग्रह सूर्य से दूर हो तो उसकी चाल न्यूनतम होगी, और जब ग्रह सूर्य के बिल्कुल नज़दीक होते हैं तो उनकी चाल अधिकतम होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्रह का जो क्षेत्रफलीय चाल है वो सदैव नियत रहती है। परिक्रमण काल का नियम। तीसरा नियम दिया परिक्रमण काल का नियम। जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर होगा उसका परिक्रमण काल भी उतना ही अधिक होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध ग्रह होता है, जिसका परिक्रमण काल 88 दिन का होता है, 88 डेज का होता है। और सबसे दूर का ग्रह वरुण ग्रह है, जिसका परिक्रमण काल 164.8 वर्ष होता है। 164.8 वर्ष में ये सूर्य का एक परिक्रमा पूरी करता है। न्यूटन के निष्कर्ष। न्यूटन आए। न्यूटन ने अपने अलग से निष्कर्ष बताए। उन्होंने बताया कि ग्रह पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है, कि ग्रह जो है उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है, जिसकी दिशा सदैव सूर्य की ओर होती है। यह बल ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि बल जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? सूर्य से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ग्रह के और सूर्य के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। चलिए आगे चलते हैं। यह बल वर्ग के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि अप्रोपोर्शनल होता है। जो उसका ग्रह का जो द्रव्यमान होता है उसके अनुक्रमानुपाती हो जाता है। तो अगर हम देखते हैं कि एप प्रोपोर्शनल 1/r² इंटू एम हो जाता है, तो एप प्रोपोर्शनल m/r²। एफ बराबर, यहाँ से हम जो है जी एक नियतांक मान लेते हैं, जिसको जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और जी का मान जो होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर होता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पृथ्वी के आकार, रूप, द्रव्यमान आदि पर निर्भर करता है। इसके मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है, या फिर न्यूटन प्रति किलोग्राम। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6.10⁻24 किलोग्राम होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3 होता है। ये तीनों ही जो मान हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे। जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, और जबकि ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम, परंतु ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। इसका कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि
क्या कारण है कि पृथ्वी का मान ध्रुवों पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है? तो इसका कारण है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी गोल नहीं चपटी है, ये भी न्यूटन ने बताया था। और जी का मान पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। त्रिज्या यदि कम होगी, अगर पृथ्वी की त्रिज्या कम होती जाएगी तो जी का मान बढ़ता जाएगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाएगी, जिस ओर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती है उस ओर अगर हम जाएंगे तो उसके जी का मान क्या होगा? घटता चला जाएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। इम्पोर्टेंट, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। यदि हम पृथ्वी तल से ऊपर जाएं तो जी का मान घटेगा। यदि हम पृथ्वी तल से ऊपर जाएं तो जी का मान घटेगा। यदि पृथ्वी तल से नीचे आए तो जी का मान, तो उस अवस्था में भी जी का मान क्या होगा? घटेगा। अब हम देख लेते हैं कि 32 मीटर नीचे जाने पर, अगर हम पृथ्वी तल से 32 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में क्या आती है? कमी आती है। 32 मीटर डिग्री नीचे जाने पर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में क्या आता है? अंतर आता है। जी का प्रामाणिक मान की बात करें तो 45 डिग्री अक्षांशों के समुद्र तल पर जी का जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी का मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। यदि पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ जाए तो ध्रुवों के अतिरिक्त जी के मान में कमी आ जाएगी। जी के मान में परिवर्तन, चलिए 65% जो जी के मान में परिवर्तन आता है वो अक्षीय घूर्णन के कारण आता है, जबकि 35% जी के मान में परिवर्तन आता है वो इसके चपटे होने के कारण आता है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, इसका कारण है अपकेंद्र बल। उपग्रह की चाल पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह का परिक्रमण काल भी उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करता है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल भी उतना ही अधिक होगा। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण 29 दिन में पूरा करती है। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण 29 दिन में पूरा करता है, यानी 29.3 दिन, ये एग्जिट डेटा है। भूतुल्य कालिक उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई 35,830 किलोमीटर होती है, जो कि पृथ्वी के समान होते हैं। इनको जो है भूतुल्य कालिक कहते हैं। इनका जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान के समान ही होता है। 24 घंटे का परिक्रमण काल इनका भी होता है। पृथ्वी के सौरतुल्य उपग्रह सूर्य के समकालिक होते हैं। पृथ्वी से 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। पृथ्वी के जो सौरतुल्य उपग्रह होते हैं इनकी कक्षीय चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और इनका परिक्रमण काल 83.7 मिनट का होता है। आगे चलते हैं। उपग्रह के भीतर प्रत्येक वस्तु भारहीन अवस्था में होती है। जो उपग्रह होता है, सैटेलाइट होता है, उसके भीतर जो प्रत्येक वस्तु होती है वो भारहीन अवस्था में होती है। चंद्रमा पर व्यक्ति भारहीनता का अनुभव नहीं करता क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक है तथा यहाँ व्यक्ति पर गुरुत्व बल लगाता है। यह यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए, यदि अचानक से लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब लिफ्ट में खड़े व्यक्ति को भारहीनता महसूस होगी। परिक्रमण करते हुए उपग्रह में स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा होती है। इम्पोर्टेंट, परिक्रमण करते हुए उपग्रह में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो परिक्रमण करते हुए उपग्रह में स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा होती है। उपग्रह की कुल ऊर्जा जो होती है वो ऋणात्मक होती है। उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या होती है? वो ऋणात्मक होती है। चलिए, उपग्रह का अनंत पर अगर बात करें, उपग्रह की अनंत पर यानी कि इन्फिनिटी पर जो कुल ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? वो 0 होती है। बंधन ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको ही बंधन ऊर्जा कहते हैं। वेग की बात करें, यदि हम पृथ्वी से पलायन करना होता है तो उसके लिए कितने वेग की आवश्यकता होगी? किसी वस्तु को अगर पलायन कराना हो तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से उसे फेंकना होगा या उस पर बल लगाना होगा ताकि वह जो है कक्षा छोड़ करके बाहर निकल जाए। चलिए, चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है।
इसका अध्ययन चंद्र विज्ञान में मिलता है। सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। ऑक्सीजन व सिलिकेट की प्रचुर मात्रा मिलती है चंद्रमा पर। 20 जुलाई 1969 को अपोलो द्वितीय नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो प्रथम व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर गए थे, और सीप ऑफ ट्रैक्विलिटी यानी कि शांत सागर की यहाँ पर उन्होंने जो है खोज की थी। 1998 में यूएसए 1998 में अमेरिका ने जो है लूनर प्रोस्पेक्टर से जो है चंद्रमा के ध्रुव पर जल व हिमावरण की खोज की थी। चंद्रमा भूकंपीय दृष्टि से निष्क्रिय है। यहाँ विवर्तनिका घटना नहीं होती, जबकि पृथ्वी पर विवर्तनिका घटना होती है। चंद्रमा की दो गतियाँ होती है, एक अक्षीय गति यानी कि वो अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है, और एक होती है कक्षीय गति यानी कि वो अपनी कक्षा में निरंतर घूमता रहता है। चलिए, चंद्रमा का मैटिल जो है ठोस तथा दृढ़ है। इम्पोर्टेंट, चंद्रमा का जो मैटिल है वो ठोस और दृढ़ है। भारी गैसों का अभाव है, वहाँ पर भारी गैसें नहीं पाई जाती, और वायुमंडल भी नहीं है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.34 सेकंड में पहुंचता है, यानी कि लगभग 2 सेकंड में। इम्पोर्टेंट, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय लेता है आने के लिए, तो 2 सेकंड लगभग, यानी कि 1.34 सेकंड बिल्कुल एग्जिट डाटा है। चंद्रमा की परिभ्रमण व परिक्रमण अवधि समान होती है, इसका क्या कारण है, यानी कि कब होती है। चंद्रमा की परिभ्रमण व परिक्रमण अवधि समान होती है, तो 29 दिन 12 घंटे, यानी कि जो चंद्रमास होता है, चंद्रमास को 29 दिन 12 घंटे इसको जो है चंद्रमास कहा जाता है। चंद्रमा की जो परिभ्रमण व परिक्रमण अवधि समान होती है, इसी को क्या कहा जाता है, चंद्रमास कहा जाता है। और ये कितनी होती है, 29 दिन 12 घंटे। चंद्र दिवस लूनार डे इसको बोला जाता है, 24 घंटे 52 मिनट का होता है। 24 घंटे 52 मिनट चंद्र दिवस। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81.3 भाग है। धरातलीय गुरुत्व पृथ्वी का 1/6, और प्लान वेग की बात करें तो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। किसी वस्तु को अगर यहाँ से प्लान कराना है तो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से इसको जो है फेंकना होगा या उस पर बल लगाना होगा। चंद्रमा पर उतना प्रथम अंतरिक्ष यान, चंद्रमा पर उतरा प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो लूना 1996 में। चंद्रमा पर हीलियम 3 की उपस्थिति है। यही कारण है कि जो भी देश हो वही चंद्रमा पर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, ताकि वहाँ से, ये भविष्य का ईंधन कहा जाता है हीलियम 3 को, इसकी उपस्थिति है और भविष्य का ईंधन है, इसकी प्राप्ति की जा सके। चंद्रमा पर अपने अक्ष पर 29 दिन 12 घंटे तथा 44 मिनट में परिभ्रमण करता है, जिसे जो है चंद्रमास कहा जाता है। 12 चंद्रमास मिलकर के एक चंद्रवर्ष का निर्माण करते हैं। पृथ्वी पर दैनिक ज्वार 24 घंटे 52 मिनट पश्चात आते हैं, जिनकी जो दिशा होती है वो पूर्व से पश्चिम होती है। प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः ज्वार 2 बार आता है। प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः ज्वार जो होता है वो 2 बार आता है। प्रतिदिन ज्वार जो है 26 मिनट देर से आता है, 26 मिनट देर से आता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, यह घटना कब होती है, पूर्णिमा के दिन होती है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की रेखीय स्थिति, जब वे एक रेखा में होते हैं, मतलब तीनों एक रेखा में हो जाती है, चंद्र ग्रहण हो जाता है, इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को जो है सिजगी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिजगी किसे कहा जाता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक रेखीय स्थिति में हो जाते हैं, उस अवस्था को जो है सिजगी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ज्वार भाटा, ये ज्वार भाटा क्या है। ज्वार का प्रमुख कारण ज्वारीय बल है, यानी कि इसको जो है गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं। ऊपर उठकर आगे बढ़ना ज्वार कहलाता है और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। चंद्रमा व सूर्य के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है, किंतु चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सर्वाधिक होती है। दीर्घ ज्वार, इसको जो है व्रत ज्वार भी कहा जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं ये। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में होते हैं। इनकी ऊंचाई सामान्यतः 20% से अधिक होती है। लघु ज्वार सामान्यतः 20% से नीचे होते हैं। कर्षण व शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन होते हैं। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं। दीर्घ ज्वार कब आते हैं, जब ये एक सीध में होते हैं।
और लघु ज्वार कब आते हैं? जब ये समकोण की स्थिति में होते हैं। भूमध्य रेखीय या अयनवर्ती ज्वार, जब चंद्रमा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तो भूमध्य रेखीय ज्वार आते हैं। जब चंद्रमा 28.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर होता है तो अयनवर्ती ज्वार आते हैं। चंद्रमा का लगभग 59% भाग पृथ्वी से देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट, चंद्रमा का केवल कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? केवल और केवल 59% भाग दिखाई देता है। 41% भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। ब्लू मून परिघटना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ब्लू मून परिघटना क्या होती है? यह एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है। 4 पूर्णिमाएँ होती हैं। 4 पूर्णिमाओं में से तृतीय पूर्णिमाओं को जो है ब्लू मून कहा जाता है। तृतीय पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। सुपर मून परिघटना, रिचर्ड नोले ने 1979 में सुपर मून परिघटना के बारे में बताया था। जब चंद्रमा किसी पूर्णिमा को पृथ्वी के सबसे निकट होता है, किसी भी पूर्णिमा को, चाहे वो कोई सी भी पूर्णिमा हो, अगर सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा तो वह जो है 14% बड़ा दिखाई देगा और 30% अधिक चमकदार दिखाई देता है। इसी घटना को जो है सुपर मून परिघटना कहा जाता है। रिचर्ड नोले ने इसके बारे में बताया था। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास हम जल्द लेकर आएंगे और आगे हम पढ़ेंगे सौरमंडल की नव संरचना के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।